नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले एनजीओस की भूमिका के बारे में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश में सरकार और हाईकोर्ट के बीच लड़ाई से संबंधित। एथिक्स का क्वेश्चन आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, कल 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। शुरुआत में राइटर कहते हैं हमारे देश में देखो 12 लाख के आसपास एनजीओज ऐसे हैं जो एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन एनजीओज के जो वर्कर्स हैं या तो वो डायरेक्ट टीचिंग में लगे हुए हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, या फिर इन एनजीओज के वर्कर्स टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, पेडागोजी पर ध्यान देते हैं, मतलब टीचर्स को नए नए टीचिंग मेथड्स के बारे में बताया जाता है ताकि टीचर्स ज़्यादा बेहतर ढंग से इफ़ेक्टिव तरीक़ों से बच्चों को पढ़ा सकें और लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो। ज़्यादातर एनजीओज़ का ये मानना है कि हमारे एनजीओ के जो वर्कर हैं वो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की दिशा में एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, बड़ा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं देश के एजुकेशन सिस्टम पर। और काफ़ी सारे रीजंस के कारण ये भी माना जाता है ये जो एनजीओ वर्कर्स हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज कंपेरिजन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। बट देखो एक बड़ा क्वेश्चन ये इमर्ज होकर आता है, अगर ये एनजीओ वर्कर्स सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं सीपीडीटी में। सीपीडीटी का क्या मतलब है? सीपीडीटी का मतलब है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। अगर सीपीडीटी में ये एनजीओ वर्कर्स बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं तो क्या इसके लिए ये एनजीओ वर्कर्स तैयार हैं? अगर ये एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में काम कर रहे हैं तो क्या इन एनजीओ वर्कर्स को पता है कि क्वालिटी एजुकेशन होती क्या है? क्या मतलब है क्वालिटी एजुकेशन का? हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है। देखो हमारे देश में आज की सिचुएशन में ज़्यादातर स्कूलों की परफॉर्मेंस अगर मार्क्स के हिसाब से अच्छी है तो ये मान लिया जाता है स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। बट अगर क्या करिकुलम यानी सिलेबस बिल्कुल अलग है और इन जनरल लाइफ से कोई रेलेवेंस नहीं है सिलेबस की, तो क्या उसको क्वालिटी एजुकेशन मानी जाएगी? मतलब एग्जाम में स्कोर अच्छा आ रहा है किसी स्कूल का बट सिलेबस का कोई लेना देना ही नहीं है लाइफ से, तो क्या उसको हम क्वालिटी एजुकेशन मानेंगे? नहीं मानेंगे। दूसरा, मान लीजिए अगर किसी स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी है बट टीचर्स वहाँ पर डरा धमका के स्टूडेंट से काम करवा रहे हैं, पूरा बच्चों पर बर्डन डाल रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं, और इसके बाद बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है, तो क्या इसे आप क्वालिटी एजुकेशन कहोगे? इसका आंसर भी है नो। मतलब अगर हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिफाइन करना है तो हमें इन 2 फैक्टर्स पर भी फोकस करना होगा कि करिकुलम जो है वो एप्रोप्रिएट हो, मतलब सिलेबस में ऐसी चीज़ें ना हो जिनका कोई यूज़ हो ही ना लाइफ में। नेक्स्ट पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। लेकिन अब फिर से क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि भैया बताओ तो सही टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए या फिर सिलेबस कैसा होना चाहिए। अब इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है वेरियस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स से। गवर्नमेंट ने इस संदर्भ में काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी NCF, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 RTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 NCFTE, सबसे लास्ट में हाल ही में जो रिलीज़ की गई सरकार के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फ्यूचर में देखो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं NCF और NCFTE, इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है, बट नए जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो पुराने डॉक्यूमेंट्स से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होंगे। तो ये सेफली एज्यूम किया जा सकता है जो भी एनजीओ वर्कर
एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको इन 4 डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, भली भांति से परिचित होना चाहिए वो एनजीओ वर्कर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने की दिशा में काम कर रहा है। बट देखो, अब इन डॉक्यूमेंट्स को अगर हम एनालाइज करें, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से संबंधित या फिर पेडागोजी से संबंधित। पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड। राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 29E में ये लिखा हुआ है, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन इन ए चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड कॉन्सेंट्रेटेड मैनर। तो एनजीओ वर्कर जो एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है, उसे पता होना चाहिए कि डिस्कवरी का क्या मतलब है, कैसे बच्चा सीख सकता है डिस्कवरी की सहायता से, और क्या डिस्कवरी मेथड की कोई लिमिटेशन है टीचिंग मेथड में। इसके साथ साथ एनसीएफ में भी ये रेकमेंड किया जाता है। एनसीएफ का क्या मतलब है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एनसीएफ में बच्चों को सिखाने के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी को एडवोकेट किया जाता है। तो एनजीओ वर्कर्स को यह भी पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी से क्या मतलब है। इसके बाद अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जिसे कुछ ही दिनों पहले रिलीज किया गया था, इसमें पैराग्राफ 4.33 में ये कहा जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स, स्किल या फिर कैपेसिटीज सभी स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स गुड, सक्सेसफुल, इनोवेटिव, एडेप्टेबल और प्रोडक्टिव ह्यूमन बींग्स बन सकें। इस तेजी से बदलते हुए संसार में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए? साइंटिफिक टेम्पर एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस, सेंस ऑफ एस्थेटिक्स एंड आर्ट, ओरल एंड रिटल कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, वोकेशनल एक्सपोजर एंड स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ethical and moral reasoning, knowledge and practice of human and constitutional values, gender sensitivity, fundamental duties, citizenship skills and values। इन सब वैल्यूज़ की बात की जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इन वैल्यूज़ को सभी स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं, अब देखो जो एनजीओ वर्कर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं, उन्हें इन सब का मतलब पता होना चाहिए। कैसे बच्चों में ये सब वैल्यूज़ इनकलकेट की जा सकती हैं? ये तो तभी होगा ना जब वर्कर्स को इन सब का मतलब पता होगा। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या ये जो वैल्यूज़ हैं एनईपी में, ये आपस में कंसिस्टेंट हैं? ऐसा तो नहीं कहीं एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कॉन्ट्राडिक्ट करती हो? और उससे भी ज़्यादा एनईपी में क्वालिटी एजुकेशन की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, क्या ये वैल्यूज़, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उनके साथ कंपैटिबल हैं, उनके साथ कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं हैं? और क्या ये सारी जो वैल्यूज़ हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दी हुई हैं, क्या ये सारी वैल्यूज़ इक्वली इंपॉर्टेंट हैं या फिर कुछ वैल्यूज़ की जो वेटेज हैं ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अदर वैल्यूज़? क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर देखो कुछ स्कूल ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं जो हाईली सक्सेसफुल हैं, इनोवेटिव हैं, एडेप्टेबल हैं, प्रोडक्टिव हैं, एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव हैं, बट अनकेयरिंग हैं, बेपरवाह हैं दूसरे लोगों के प्रति, क्या ऐसे बच्चे किसी स्कूल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे? तो क्या ये एक्सेप्टेबल हैं? नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या फिर ऐसी एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देकर राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ये एक सिंपल टास्क नहीं है। सिर्फ हार्डवर्क से या फिर चाहने से, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन से कुछ नहीं होगा। अगर आप वास्तव में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो कुछ जो हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए इस आर्टिकल में, उन क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए उन लोगों को जो एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सिंपली इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। राइटर कहते हैं वैसे तो देखो बहुत सारे एनजीओ वर्कर्स ऐसे होंगे, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े भी नहीं होंगे, हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जिनको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता भी ना हो। बट सिर्फ पढ़ने से डॉक्यूमेंट्स को काम नहीं चलेगा। जो हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए, इस जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका पहले आंसर फाइंड आउट करना जरूरी है। इनके आंसर से एनजीओ वर्कर्स भली भांति से परिचित होने चाहिए, तब वो
एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में काम करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब ये जो एनजीओ वर्कर्स हैं ये टीचर्स की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट पहले इन एनजीओ वर्कर्स की क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, इन एनजीओ वर्कर्स की पहले कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। अफसोस ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई कोर्स भी नहीं है कि इन एनजीओ वर्कर्स की पहले कैपेसिटी बिल्डिंग हो उसके। नेक्स्ट आर्टिकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कुछ समय पहले सरकार के द्वारा हमारे देश में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 5 डोमेस्टिक फर्म्स, 5 फॉरेन मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर्स और इसके अलावा 6 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को आइडेंटिफाई किया है इंसेंटिव देने के लिए। इससे पहले राइटर कहते हैं ये जो सरकार ने स्कीम लॉन्च की है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इससे पहले भी एक स्कीम थी जिसका नाम है फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यानी PMP। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2016-17 में और इसे ख़त्म होना था 2019-20 में, यानी ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और इस प्रोग्राम के बाद ही नई स्कीम ने काम करना स्टार्ट किया है, नई स्कीम को सरकार ने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। जो ये पुराना प्रोग्राम था ये हमारे देश में लो वैल्यू मोबाइल की एसेसरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता था। इसके साथ साथ बाद में धीरे धीरे ये प्रोग्राम हायर वैल्यू कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करने लगा। कैसे? सरकार ने देखो जो मोबाइल की लो वैल्यू एक्सेसरीज होती हैं उनके इंपोर्ट पर टैरिफ को इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए मोबाइल के पीछे वाला कवर है, अगर उसको इंपोर्ट करने पर टैरिफ ज़्यादा लगेगा तो फिर डोमेस्टिक कंपनीज जब ये कवर इंडिया में प्रोड्यूस करेंगी तो वो ज़्यादा बिकेगा क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करना महंगा है। तो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया इन लो वैल्यू एक्सेसरीज पर। इस फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था इस मकसद के साथ कि देश में वैल्यू एडिशन को इम्प्रूव किया जा सके। वैल्यू एडिशन मतलब मान लीजिए कुछ कंपोनेंट्स देश के बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, उनको सीधा असेंबल करने के बजाय उनमें कम से कम कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, तब जाके अगर मोबाइल की असेंबलिंग होती है तो अच्छा है। मतलब कम से कम ये सोचा गया था इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में। बट क्वेश्चन उठता है क्या सफलतापूर्वक इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा सका, फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को, या फिर नहीं? देखो एप्पल, जियोमी, ओप्पो, वन प्लस, इन सब फर्म्स ने इंडिया में इन्वेस्ट तो किया, बट ज़्यादातर इन फर्म्स की इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू थी। जैसे ये फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी किसी दूसरी थर्ड पार्टी फर्म को कि आप ये कंपोनेंट हमारे लिए प्रोड्यूस कीजिए, और उन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में इन्वेस्ट किया गया इन बड़ी कंपनीज के द्वारा जैसे एप्पल, जियोमी, ओप्पो, वन प्लस। इसका नतीजा ये निकला प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई मोबाइल कंपोनेंट्स की। 2016-17 में ये $13.4 बिलियन थी, 2019-20 में बढ़ के हो गई है $31.7 बिलियन। लेकिन देखो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का सर्वे हमें ये बताता है 2017-18 में जिन फर्म्स का सर्वे किया गया वो वैल्यू एडिशन, उनका वैल्यू एडिशन सिर्फ 1.6% से लेकर 17.4% के बीच में था। मतलब जितना वो इंपोर्ट करते थे उसमें वैल्यू एडिशन सिर्फ 1.6% से लेकर 17.4% के बीच में था। और ज़्यादातर फर्म्स जिनका सर्वे किया गया उनका वैल्यू एडिशन 10% से कम था और वो 85% से ज़्यादा मोबाइल पार्ट्स को इंपोर्ट कर रहे थे। तो इन सब डेटा की सहायता से राइटर ये कहना चाहते हैं फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को जिस मकसद के साथ लॉन्च किया गया था ना, वो मकसद उतना सर्व नहीं हुआ। और भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं। यूएन का डेटा है इंडिया, चाइना, वियतनाम, कोरिया, सिंगापुर, इन सब देशों से संबंधित। इंडिया के अलावा बाकी ये सभी जो देश हैं ये मोबाइल पार्ट्स को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और मोबाइल पार्ट्स को इंपोर्ट कम करते हैं। बट इंडिया के साथ उल्टा है। इंडिया में मोबाइल पार्ट्स
इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं। और बल्कि मतलब ऐसा भी नहीं कि 1 यूनिट मोबाइल पार्ट अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 2 यूनिट इंपोर्ट कर रहे हैं। 25 गुना अगर एक मोबाइल पार्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 25 मोबाइल पार्ट्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो राइटर कहते हैं फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो था, इस प्रोग्राम ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वैल्यू को तो इंक्रीज किया, बट लोकल वैल्यू एडिशन जो सोचा गया था होगा मोबाइल पार्ट्स को इंपोर्ट करने के बाद, वैसा लोकल वैल्यू एडिशन नहीं देखने को मिला। और हुआ ये सितंबर 2019 में चाइनीज ताइपेई ने WTO में एक केस डाल दिया फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के अगेंस्ट। चाइनीज ताइपेई ने आरोप लगाया कि इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम के अंतर्गत टैरिफ को इंक्रीज करना ये WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। अगर देखो इंडिया ये केस हार जाता है तो फिर इंडिया में मोबाइल फोन्स की फ्लड आ जाएगी और हमारे देश में मोबाइल फोन्स की जो असेंबली है बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अगर देखो महंगे मोबाइल पोर्ट्स बाहर से आएंगे, लो वैल्यू एक्सेसरीज बाहर से आएंगी और बाद में उनकी असेंबली होगी, तो फिर इंडिया में मोबाइल असेंबली महंगी पड़ेगी। फाइनल जो मोबाइल फ़ोन की कीमत होगी इंडिया में ज़्यादा होगी और दूसरे देशों से मोबाइल फ़ोन को इंपोर्ट करना सस्ता होगा, तो फिर इंडिया में कौन मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करना चाहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नई स्कीम की जिसका नाम है PLI। PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये जो स्कीम है ये देखो कुछ फर्म्स को आइडेंटिफाई करती है, जैसा अब सरकार ने अनाउंस भी कर दिया है। 5 डोमेस्टिक फर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया है, 5 फॉरेन फर्म्स को और 6 उन फर्म्स को जो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टोटल 16 फर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अब उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर एक थ्रेश होल्ड के बाद उनकी सेल्स इंक्रीज होती है या फिर प्रोडक्शन वो ज़्यादा करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की इंडिया में, तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा कितना, 4 से 6% के बीच में। स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस ईयर माना गया है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को और 5 सालों तक ये स्कीम चलेगी। देखो पुराना जो फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम था उस प्रोग्राम का फोकस था लोकल वैल्यू एडिशन पे, बट ये नई जो स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस स्कीम का फोकस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करने पर है। लक्ष्य ये है 2025 के फाइनेंशियल ईयर से पहले एक साल में 60 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स की एडिशनल कैपेसिटी को डेवलप करना। मतलब अभी जो मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, बट 2025 आते आते एक साल में 60 करोड़ ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो एक साल में। अभी देखो जो चाइनीज़ फर्म्स इंडिया में डोमिनेट करती हैं इंडिया की मोबाइल फ़ोन मार्केट में, वो इस स्कीम का पार्ट नहीं है। अगर चाइनीज़ फर्म्स के द्वारा अपनी कुछ कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जाता है वो तो एक्स्ट्रा होगा। इंडिया में 2018-19 में 29 करोड़ मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस हुए, जिसमें से 94% तो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचे गए, बाकी 6% मोबाइल फ़ोन्स को एक्सपोर्ट किया गया दूसरे देशों में। बट देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें, चाइना में अगर एक मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस किया जाता है तो कीमत आती है ऑलमोस्ट 80 रुपये। वियतनाम में उसी मोबाइल फ़ोन को प्रोड्यूस किया जाता है, कीमत आती है 89 रुपीज़। इंडिया में अगर हम ये स्कीम भी अप्लाई कर दें, मतलब इंसेंटिव भी अप्लाई कर दें, तो भी उस मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करने की इंडिया में कीमत आएगी 92 रुपीज़ के आसपास। मतलब कहने का ये है, इस डेटा की सहायता से राइटर ये कहना चाहते हैं इवन PLI स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है इंडिया में कम नहीं होने वाली है। ये स्कीम गेम चेंजर साबित नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ राइटर ये भी बोलते हैं 2005 के आसपास जो इंडिया में मोबाइल फ़ोन इन्वेस्टमेंट आई थी, उस इन्वेस्टमेंट ने लो वैल्यू एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट किया था और रिलेटिवली लो कॉस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया था। यहाँ पर डेटा की सहायता से बताया भी जाता है 2018-19 में इंडिया का मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट था $1.6 बिलियन, जो कि 2019-20 में बढ़ के हो गया $3.8 बिलियन। बट पर यूनिट वैल्यू जो है मोबाइल फ़ोन की वो कम हो गई, $91.1 से लेके कम हो गई $87। मतलब कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट में
वो लो कॉस्ट मोबाइल फ़ोन में है। हाई कॉस्ट मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट में इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ये जो स्कीम है PLI स्कीम, ये देखो इंसेंटिव देती है फर्म्स को उन मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंक्रीमेंटल सेल या फिर इंक्रीमेंटल मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ती है उन मोबाइल फ़ोन्स की जिनकी कीमत 15,000 या फिर उससे ज़्यादा है। मतलब सरकार ने इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में उन मोबाइल फ़ोन्स पर ध्यान नहीं दिया है जिनके एक्सपोर्ट में हमारी स्ट्रेंथ है। इसके बाद राइटर कहते हैं 5 जो फॉरेन फर्म्स को चूज़ किया गया है इस स्कीम के लिए, उसमें देखो एक सैमसंग है और 4 एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। सैमसंग और एप्पल के 2 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी तो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, तो ये तो पहले की तरह मोबाइल पार्ट्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट करते रहेंगे। और डोमेस्टिक फर्म्स की बात करें, ये तो जैसे इंडिया की मार्केट से बिल्कुल वाइप आउट ही हो गए हैं। बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक फर्म्स इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगी ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे डेटा रखा गया है कि जो एक्सपोर्ट है या फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया की फर्म्स की वो कम हो रही है। राइटर कहते हैं एक मौका है डोमेस्टिक फर्म्स के पास कि वो लो इनकम कंट्रीज में सस्ते मोबाइल फ़ोन्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लावा जैसी कंपनीज। लास्ट में राइटर जो पॉइंट देते हैं वो 6 कंपोनेंट फर्म से संबंधित हैं, 5 फॉरेन फर्म्स, 5 डोमेस्टिक फर्म्स और 6 कंपोनेंट फर्म्स को भी चूज़ किया गया है इस स्कीम का लाभ देने के लिए, ताकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमारे देश में डेवलप हो सके। राइटर कहते हैं देखो होता क्या है, आमतौर पर जब ये सैमसंग जैसी कंपनीज होती हैं ना, ये जहाँ भी इन्वेस्ट करती हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को साथ लेके आती हैं। जैसे सैमसंग ने वियतनाम में इन्वेस्ट किया तो ना सिर्फ सैमसंग कंपनी वहाँ पे गई बल्कि सैमसंग के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज थी वो भी सैमसंग के साथ ही वियतनाम में इन्वेस्ट करने गई। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में सैमसंग ने तो इन्वेस्ट किया बट सैमसंग मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपोनेंट्स आते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने वाले दूसरे कॉन्ट्रैक्टर, सप्लाई चेन से संबंधित दूसरे कॉन्ट्रैक्टर वो सैमसंग के साथ इंडिया में नहीं आए। तो ये भी एक दिक्कत है। जब तक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित पूरा इकोसिस्टम नहीं डेवलप होगा, सैमसंग अपने दूसरे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को नहीं लेके आती है या फिर एप्पल अपने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके नहीं आती है, तब तक पूरा इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल आंध्र प्रदेश में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच फाइट से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, आंध्र प्रदेश के सीएम ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उस लेटर में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने काफ़ी सारे आरोप लगाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो हैं वो उनके रिलेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा चंद्रबाबू नायडू के साथ, और जब आंध्र प्रदेश की कैपिटल को डेवलप किया जा रहा था तो चंद्रबाबू नायडू ने काफ़ी सारा फ़ायदा पहुंचाया सुप्रीम कोर्ट के उस जज की फैमिली को। और अब आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश की सरकार के अगेंस्ट काम कर रही है। काफ़ी सारे ऐसे मामलों पर जो वर्डिक्ट दिया गया है आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के द्वारा वो सरकार को नीचा दिखाने वाला है। ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बारे में। इसके अलावा देखो, आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने भी CBI को एक केस रेफर किया कि सोशल मीडिया पर आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट, मतलब आंध्र प्रदेश में जुडिशरी और इंडिविजुअल जजेस के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। हमने काफ़ी बार डायरेक्शंस दी आंध्र प्रदेश की स्टेट पुलिस को कि आप एक्शन लीजिए, जुडिशरी को डिसरेप्यूट किया जा रहा है, इंडिविजुअल जजेस के बारे में गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया आंध्र प्रदेश की स्टेट पुलिस ने। अब आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने मामला रेफर किया है CBI को। तो इसके जवाब में आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा है हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आप इस मामले को CBI के पास भेज रहे हो। तो देखो, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश की सरकार के बीच में ये जो लड़ाई है, जो आरोप है आंध्र प्रदेश की सरकार का कि आंध्र प्रदेश के कुछ जज जो हैं वो अपनी लॉयल्टी साबित कर रहे हैं
पुराने चीफ मिनिस्टर के समर्थन में। राइटर कहते हैं देखो ये जो कुछ भी सामने आ रहा है ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जुडिशरी पर इस प्रकार से सीधा सीधा आरोप लगना, इससे तो जनता का जो ट्रस्ट है जुडिशरी में वो कम हो जाता है। अब लेटर जो आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी डायलेमा में होंगे कि क्या एक्शन लिया जाए। अगर देखो जो लेटर लिखा गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उस पर एक्शन लेते हैं, सीधा सीधा किसी एक्सटर्नल एजेंसी को बोला जाता है कि जांच कीजिए, तो फिर जनता में ये संकेत जाएगा कि जुडिशरी जो है वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है। जुडिशरी भी पार्टीशन रूप से काम करती है, मतलब निष्पक्ष होकर काम नहीं करती है। लेकिन अगर जांच ना करवाई जाए इस लेटर की तो भी गलत है, तो भी ये संकेत जाएगा कि हाईकोर्ट के जजेस पर आरोप लगे थे कि वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं, और उन आरोपों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं किया। तो होना क्या चाहिए, राय देते हैं राइटर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक इंटरनल इंक्वायरी करवा सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या वास्तव में आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो आंध्र प्रदेश की सरकार को नीचा दिखाने वाले हैं। क्या ऐसा सामने आता है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजेस ने निष्पक्षता से काम नहीं किया। वैसे देखो ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि किसी जज ने बायस्ड फैसला दिया है या फिर नहीं दिया है, बट इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसमें और भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं जैसे मिसकंडक्ट से संबंधित। इसलिए आवश्यकता ये है कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल प्रोसीजर से तो जांच जरूर करवाएं, ताकि जुडिशरी में जनता का जो विश्वास है उसे कायम रखा जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आंध्र प्रदेश में सरकार और जुडिशरी के बीच टकराव से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।